Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you free fall from your chapter number 10 class 9 science book. So let us study the free fall. Free fall कुछ guesses आपको लग रहे होंगे. Free fall मतलब जिसमें कि कोई फोर्स ना लगे, अपने आप से गिर जाए, ठीक है, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं. जैसे हम कई बार लिफ्ट में ये फ्री फॉल जो है महसूस करते हैं कि लिफ्ट जैसे अचानक से हम वेटलेसनेस वाली कंडीशन है कि हमें कोई भी अपना वजन जैसे महसूस नहीं हो रहा है कि हम नीचे भी गिर रहे हैं, जैसे एक भारीपन लगता है. तो फ्री फॉल मतलब कि जब भी हम कभी गिरते हैं और हमें वेटलेसनेस की कंडीशन लगे तो वो फ्री फॉल होता है, ठीक है. जैसे अगर आप कभी लिफ्ट में चल रहे हों और लिफ्ट जब फ्री फॉल कर रही होती है तो अगर आप वेइंग मशीन पे अपना वेट मेज़र करोगे तो वो 0 दिखाता है फ्री फॉल के टाइम पे, ठीक है. सो इसी को हम स्टडी करेंगे कि ये क्या केस है और क्या क्या इसमें फीचर्स रहते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी. एक एक्टिविटी करते हैं हम. सबसे पहले एक्टिविटी 10.2. तो सबसे पहले क्या करना है, टेक अ स्टोन, एक पत्थर ले लेना है आपको. थ्रो इट अपवर्ड्स, इसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंक देना है पत्थर को, ठीक है. सो इट रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. तो जैसे ही आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे, जितना आपने फोर्स लगाया है उसी अनुपात में वो पत्थर एक सर्टेन हाइट तक जाएगा. उसके बाद जब वो उस हाइट तक पहुंच जाएगा, नीचे से ऊपर उस हाइट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना. ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लगता है और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. अभी तक के हमने पहले के इस वीडियो में पढ़ा कि अर्थ के पास एक फोर्स है जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसी फोर्स से वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट करती है, ठीक है. सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. Whenever object falls towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. तो जब भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो हम उस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है. ग्रेविटी के अलावा उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से हम इस तरह के फॉल को फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है. वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिर रहा है, ठीक है. सो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. तो क्या वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंज आता है, जैसे कि जब एक सर्टेन हाइट तक पहुंची फिर उसके बाद वो किसी और वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, फिर जैसे जैसे अर्थ के पास आ रही है क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आता रहता है, ठीक है. While falling there is no change in the direction of the motion of objects. ये तो हम सबको पता है कि ऊपर पहुंच गई, अब नीचे आनी है तो उसके डायरेक्शन में ऐसे दाएं बाएं मुड़ के नहीं आता, वो सीधे ही आता है, ठीक है. तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है. बट ड्यू टू द अर्थ's attraction there will be a change in the magnitude of the velocity. तो वेलोसिटी जो भी है उसकी मैग्नीट्यूड में जरूर चेंज आएगा. जैसे जैसे वो अर्थ के करीब आता जाएगा उसके ऊपर जी जो है वो ज्यादा लगेगा और उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी, ठीक है. सो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली एक्सेलरेशन कहते हैं. Whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved. तो जब भी कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिरती है उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहता है और वो किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है. Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the earth or acceleration due to gravity. तो इस तरह के acceleration को, इस तरह के velocity में change आने का जो कारण है वो gravitational pull होता है. तो इस तरह के acceleration को हम acceleration due to gravity कहते हैं, ठीक है. सो इट इज डिनोटेड बाय जी. जनरली हम एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है. सो द यूनिट ऑफ g इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो g की भी वही की यूनिट होती है जो कि एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी g की भी वही यूनिट होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. सो वी नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने देखा था कि हम फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी m। चलिए मान लेते हैं कि जो स्टोन हमने एक्टिविटी 10.2 में फेंका था उसका मास m है, ठीक है। सो वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय g। और हमें पता है एक्सेलरेशन, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो इट इज ड्यू टू ग्रेविटी और वो g है, ठीक है। सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force that is mg, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जिसको कि अभी तक हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी भी कह सकते हैं, स्टोन का मास और ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 10.4 और इक्वेशन 10.6 को मर्ज करें तो हमें मिल जाएगा कि फोर्स की जगह हमने mg लिख दिया, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इससे पहले की वीडियो में हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है उसको हम ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते थे और इसको हम फोर्स के बराबर करते थे। तो फोर्स को हमने m इंटू जी भी कहा, तो उसको हमने उन्होंने इक्विवेलेंट कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों इक्वेशंस को। और यहाँ से हमने जो है स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सो वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ठीक है। सो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ के ऊपर हम कितना भी ऊंचा उछाले तो वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में तो वो डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो मान लेते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के रेडियस के ऊपर ही है, ठीक है। सो रेडियस मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, तो जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है। So the distance d in equation 10.7 will be equal to r, the radius of the earth. So हम यहाँ पे जो डिस्टेंस d स्क्वायर है उसको हम r स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन ये जो है मास ऑफ स्टोन जो है वो कट जाएगा यहाँ से दोनों तरफ से, और हमें स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन मास रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है g कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि g की वैल्यू हम कहाँ से लाए, जैसे जनरली हम g की वैल्यू लिखते हैं 10 या फिर 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। जनरली हम इसको राउंड ऑफ फिगर में 10 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसका हमने इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। सो द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ रेडियस r लिया है, लेकिन अर्थ तो कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है, मतलब अर्थ का शेप जो है थोड़ा सा ओवल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेंटर से जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे बराबर नहीं है, ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस थोड़ी कम है, ठीक है। परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है अर्थ। As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at poles than at the equator, ठीक है। तो क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो जो है आपकी इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर वैल्यू इसकी कम आती है, ठीक है। और क्योंकि रेडियस जो है ये पोल्स के पास में कम है, जैसे ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे पोल्स है तो ये डिस्टेंस जो है वो कम है, तो ये वैल्यू कम होने से ये g ज़्यादा आता है, ठीक है। सो इसी वजह से जो वैल्यू ऑफ g है बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्यों वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर एट पोल्स, तो आपका आंसर होगा बिकॉज अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर एट इक्वेटर एज कंपेयर टू एट पोल्स। सो since r is greater at equator, the g is less, and hence this is the reason behind more g at the poles, okay. Calculations, we can take g to be more or less constant on or near the earth, but for objects far from the earth the acceleration due to gravitational force of the earth is given by equation 10.7, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्योंकि जो चीज़ें अर्थ के आसपास है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, उसके लिए हम जो है
डी स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और अर्थ के स्फीयर के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें जी की वैल्यू को हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अर्थ से बाहर जो चीज़ें हैं वहाँ पे फिर हमें आर की जगह पे डी स्क्वायर ही लेना होगा। ठीक है, सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हम जी की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास तो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, हमने देखा कि जो जी है वो है कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और हमें पता है जी क्या होता है। ठीक है, सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ जी, एम एंड आर इन इक्वेशन 10.9, नेमली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इससे पहले कैलकुलेट किया जा चुका था, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 kgs एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने एज इट इज वहाँ पुट की और जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। फाइनली जी की वैल्यू जो आई है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यही जी की वैल्यू है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जनरली 9.8 लेते हैं, लेकिन कई बार आपको बोला गया होता है कि आप इसकी राउंड फिगर में वैल्यू लीजिए 10, ताकि आपको कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ठीक है, सो दस द वैल्यू ऑफ जी thus the value of acceleration due to gravity on the earth is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम थोड़े से कुछ एक्सरसाइज कर ले। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसके पीछे के जो है लॉजिक और पूरा जो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमने डिराइव किए जी की वैल्यू, वो हमने देख लिया। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम ए हाइट एट द सेम रेट। तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो क्या उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, या कोई ऑब्जेक्ट हॉलो होगा, या कोई अंदर से सॉलिड होगा, तो कैसे ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या ये सारे के सारे एक ही तरीके से बिहेव करेंगे या इनका भी बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 10.3। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड ए स्टोन। एक आपको कागज का टुकड़ा ले लेना है और एक पत्थर ले लेना है। ठीक है, दो चीज़ें लेनी है। ओके, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग पे चले जाइए और स्टोन के टुकड़े और पेपर को एक साथ छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि स्टोन जो है पहले धरती पे पहुंच गया और पेपर का टुकड़ा हवा में लहराते हुए आ रहा है अपना आराम से। ठीक है, सो ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। वी सी दैट पेपर रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन। ठीक है, पेपर लेट आएगा, स्टोन पहले गिर जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज एयर रेजिस्टेंस। अब क्योंकि पेपर जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसको एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला। ठीक है, तो एयर उसको ऊपर की तरफ पुल करती रही और वो धीरे गिरा। लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया जो स्टोन का है वो उतना ज़्यादा नहीं है, वेट ज़्यादा है, तो उसको एयर रेजिस्टेंस उतना नहीं मिला और वो जल्दी ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, so the resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered to the stone. पेपर को ज़्यादा resistance मिला as compared to कि stone को। If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and stone would fall at the same rate. अगर हम वैक्यूम में मतलब जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एयर का प्रेशर ना हो, वहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट किया गया जब, तो हमने ये देखा कि जो स्टोन है और जो पेपर है वो दोनों साथ ही गिर रहे हैं। जब पेपर को कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो स्टोन और पेपर दोनों के दोनों एक साथ गिर रहे हैं नीचे। ठीक है, वी नो डैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। और हमें पता है कि जब भी फ्री फॉल होता है, कोई भी ऊपर से नीचे गिरती है, तो वो एक्सेलरेशन यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहता है। So from equation 10.9, this acceleration experienced by an object is
इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपने उसके मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि चाहे वो कितनी भी भारी हो चाहे वो कितनी भी हल्की हो, उसका एक्सेलरेशन से इसका कोई रिश्ता नहीं है, मास से इंडिपेंडेंट है, कोई इसका मास से लेना देना नहीं है। कोई चीज़ अगर बहुत भारी है वो ऊपर से गिरेगी तो भी वो सेम एक्सेलरेशन से गिरेगी, और कोई चीज़ थोड़ी हल्की है, मास उसका कम है, तो भी वो गिरेगी, तो भी वो उसी रेट ऑफ एक्सेलरेशन से गिरेगी। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. ठीक है, according to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. तो एक ऐसी स्टोरी के अनुसार गैलीलियो ने जो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ों को नीचे ड्रॉप किया, ये प्रूव करने के लिए कि मास का कोई इफेक्ट नहीं है जी से। ठीक है, सो एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऑल इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम वैलिड विद एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। द इक्वेशंस आर, जो हमने इक्वेशन मोशन में चैप्टर में पढ़ी थी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि अर्थ के नियर पे ये जी लग रहा है तो वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी वैलिड है, बस हमको वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इनको ही हमको याद करना रहता था। यहाँ पे जो भी a है उसको हमको g से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटीज एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ठीक है, सो इन अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। When it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion, the acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion। तो जब motion के opposite होगा acceleration तो हम उसको g लेंगे, मतलब नेगेटिव साइन में लेंगे। ठीक है, so a car falls from a ledge and drops to the ground। एक कार है वो एक ledge से गिर गई और ग्राउंड पे गिर गई। ठीक है, और सो लेट g इज इक्वल टू 10, g यहाँ पे 10 दे दिया, 9.8 की जगह 10 फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब वो गिरी तो उसकी स्पीड क्या थी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड के टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, लेज जो है ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे था। ठीक है, सो टाइम यहाँ पे हमको दिया है 0.5 सेकेंड यानी आधा सेकेंड लगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऊपर से नीचे गिर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार ये हमारा पॉजिटिव जी है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड आई, जो फाइनल स्पीड है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम लगाएं तो v इज इक्वल टू 80 यानी कि v इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जो फाइनल वेलोसिटी है कार की वो 5 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस चला उतने टाइम में 0.5 सेकेंड में। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 1.25, तो 1.25 मीटर ये चला। ठीक है, सो दस द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो कार गिरी सड़क के ऊपर तो उसकी स्पीड उस वक्त 5 मीटर पर सेकेंड थी। पूरे डिस्टेंस की एक एवरेज स्पीड ऊपर से लेके नीचे तक गिरने के समय में एक एवरेज अगर स्पीड निकाली जाए तो वो 2.5 मीटर पर सेकेंड थी। और हाइट ग्राउंड से जो जितना डिस्टेंस चलता है, ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिर रहा है तो डिस्टेंस ही हुआ ना वो, तो वो ऊपर से नीचे जो गिरा वो एक डिस्टेंस है और वही हाइट भी है। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड इज 1.25 मीटर।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 10.3, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंका गया, वो 10 मीटर हाइट तक पहुंचा। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। उस वेलोसिटी को कैलकुलेट कीजिए जिससे कि उसको फेंका गया है, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल है हमारे पास s, जिसको हम 10 मीटर कह रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी, जब भी कोई चीज़ हम फेंकते हैं और जब वो टॉप पे पहुंच जाता है तो उस टॉप पे जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद वो फ्री फॉल करना शुरू करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई है। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और एसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, अब क्योंकि हमने ग्रेविटी की अगेंस्ट में इसको फेंका है, ऊपर फेंका है, ठीक है। मतलब ऊपर जब भी हम कोई चीज़ डायरेक्शन ऑफ मोशन में करते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एसेलरेशन भी हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर मोशन के अगेंस्ट में एसेलरेशन होता है तो हम उसको उस वक्त नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऊपर फेंक रहे हैं, मोशन के एसेलरेशन जो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट में जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड मोशन को, ठीक है। सो एसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, u स्क्वायर प्लस 2a हमें पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हमें पता है 10। तो यहाँ से हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो u हमें मिल जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई 14 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें जो है निकालना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम हम निकालेंगे, फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हमें पता है v 0 है, u हमें 14 है, a -9.8 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है हमें दिया हुआ है, मतलब टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 1.43 सेकेंड्स, ओके। सो दस द इनिशियल वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन t इज 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। 1.43 सेकेंड में ये 10 मीटर चल देगा अगर हम इसको 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकेंगे तो, ठीक है। सो आई होप कि आपको फ्री फॉल का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल surely reply, and do subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.